हेलो, वेलकम गाइस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी किया था और देन उसके बाद में सेकंड टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे भी रेजोनेंस रेजोनेंस जो होता है उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे करना है, क्या होता है प्लस आई, क्या होता है प्लस एम, क्या होता है माइनस एम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज अपने डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, चलिए। रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इसका मतलब जानने से पहले अपने को पता होना चाहिए भी रेजोनेंस क्या है। ठीक है, रेजोनेंस क्या है भी कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसको किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा अपने सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अपने एक स्ट्रक्चर द्वारा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने को बहुत सारी संरचनाएं बनानी पड़ती हैं। किसी के लिए 3 भी हो सकती हैं, किसी के लिए 5 भी हो सकती हैं, किसी के लिए 7 भी हो सकती हैं। तो वो जो सभी संरचनाएं हैं वो सारी की सारी संरचनाएं मिलके उस कंपाउंड के नेचर को शो करती है। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये अपने पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, वो किस बेसिस पे शो करेगा। तो उसमें क्या लिखा जाता है, व्हेन ए कंपाउंड इज नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क्राइबिंग दैट कंपाउंड कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और दूसरी बात, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो काल्पनिक होती हैं। ठीक है, काल्पनिक होती हैं और उनका जो अनुनादी संकर है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उनका जो कंक्लूडिंग स्ट्रक्चर होती है, अगर अपने सारी संरचनाएं होती हैं उनको एक ही संरचना में शो करना है तो उसे कहते हैं अनुनादी संकर। और जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, जो रेजोनेंट इफेक्ट होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आई हैव टू रिटन हियर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने यहाँ क्लोरोबेंजीन की बना रहे हैं। क्लोरीन के ऊपर ये सभी लोन पेयर दिखाए गए हैं। ठीक है, जब अपने यहाँ एक लोन पेयर इस बॉन्ड के ऊपर आएगा, अपने आगे पढ़ेंगे ये ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, ये मत सोचिए भी लोन पेयर में ही रेजोनेंस होगा। अपने आगे डिस्कस करेंगे भी रेजोनेंस कौन से कंपाउंड में संभव हो सकता है। तो इसमें फिलहाल अपने लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये लोन पेयर है, ठीक है, वो नीचे आएगा इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। एक बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो वो अपनी वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा और वो बॉन्ड की डेंसिटी जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाकर एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्थो वाली पोजीशन पे अब डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने के लिए इसको कम करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ 2 बॉन्ड, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ इंडिविजुअल बना हुआ है। तो वो 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता कार्बन, उसको अपनी 4 वाली वैलेंसी ही शो करनी है। तो वो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़कर इसकी डेंसिटी पैरा पोजीशन पर आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से स्ट्रक्चर आगे चलती जाएगी। यहाँ प्लस क्या इंडिकेट करता है, यहाँ जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, पहले इसका आस्टर कंप्लीट हो रहा था बट अब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इसीलिए यहाँ प्लस शो किया गया है। और यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए
नेगेटिव शो किया गया। तो इस अकॉर्डिंग अपने जो क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब इसका क्या फायदा है, अब हम क्लोरोबेंजीन का एसिडिक नेचर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसका बेसिक नेचर डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, सारा कुछ इससे रिलेट करके समझा जा सकता है अनुनादी स्ट्रक्चर से। तो वो अपने सिर्फ एक स्ट्रक्चर से कंपैरेबल नहीं होता, हमने इतनी स्ट्रक्चर बनाई है तब अपने को पता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपने अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जो अपना सिस्टम ले रखा है आपने, ठीक है, जो भी सिस्टम ले रहे हैं वो एक प्लेन में होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब जैसे ये लीनियर लाइन है, ये 2D है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस स्ट्रक्चर को अपने कह देते हैं ट्राई एंगुलर प्लेनर, ठीक है। और जो sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें शो होती है ये वाली स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये वेज एंड डैश मॉडल है, इसको अपने आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वेज एंड डैश मॉडल में एक प्लेन के बाहर होता है, एक प्लेन के बैक साइड होता है, और जो दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो एक प्लेन में जुड़े होते हैं। तो इसमें ये प्लेन से बाहर हो गया, जब ये प्लेन से बाहर हो गया तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, सॉरी। और दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस कंडीशन के लिए, रेजोनेंस के लिए। आइए देखते हैं कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन के टाइप क्या आते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन के कारण किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अनुनाद कहलाता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, अल्टरनेट में कोई चीज होना, ठीक है। अल्टरनेट में कैसे, अब अल्टरनेट के लिए 5 टाइप के अपने कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। उसमें है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यानी कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो कंजुगेशन हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड है वो एक अल्टरनेट के अंदर है, ठीक है, तो उसमें जो कंजुगेशन होगा वो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन होगा। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन सेम एज इट इज, पाई बॉन्ड लॉन पेयर, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो रहा है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन है। अगर ये किसी भी कंपाउंड फॉलो करता है इस टाइप के कंजुगेशन को तो उसके अंदर रेजोनेंस होगा ही होगा, ठीक है। देखिए अपने पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई कंपाउंड है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, एक अल्टरनेट में है, उसके बीच में जस्ट इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो अपने इस सिस्टम को कॉन्जुगेशन नहीं कह सकते थे, बट इसमें एक अल्टरनेटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने इसको कॉन्जुगेशन के अंदर कहेंगे। अब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो इनकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, और जब इसके ऊपर से बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इस वाले बॉन्ड के पास, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए अपने को यहाँ पॉजिटिव शो करना पड़ेगा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब सेकंड देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज सेम एज इट इज पॉजिटिव चार्ज वाले की तरह ही है। अब नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ बॉन्ड बनाने में काम आ गए, यहाँ बॉन्ड बनाने में ये काम आ गए, तो इधर जो डबल बॉन्ड था, अब वैलेंसी 5 तो रह नहीं सकती इस कार्बन की, ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे और यहाँ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण अपने को नेगेटिव शो करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में
अब लोन पेयर सेम नेगेटिव चार्ज की तरह, इसमें अपने नेगेटिव चार्ज शो किया, इसमें लोन पेयर शो किया, तो लोन पेयर यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाए के और ये इधर चले जाएंगे। फ्री रेडिकल में क्या होता है, अपने फ्री रेडिकल को जब भी शो करते हैं, जब भी उसका फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवाते हैं, तो अपने एक सिंगल एरो मीन्स इस तरीके का एरो शो करते हैं, जैसे इस तरीके का एरो, ये एरो इस टाइप का होता है, ठीक है। सिंगल एरो तो ये होता है, अपने इस टाइप का एरो शो करते हैं। तो इसमें ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया इस बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो यहाँ इधर ये फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में है, ये एक के अल्टरनेट में आ रहे हैं। अब पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर क्या है, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। तो अपने देखा सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में आ रहे हैं। अल्टरनेट फॉर्म में आएंगे तो कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अनुनाद का संकरण प्रावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, संकरण के ऊपर क्या इफेक्ट है रेजोनेंस का, ठीक है, वो देखते हैं। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स क्या है, वो सिस्टम कंजुगेशन में नहीं है, या अगर वो कंजुगेशन में है तो वो जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो अपने उस लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, लोकलाइज है, यानी कि एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है। तो एक ही जगह पर स्थित है तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे हैं। तो मीन्स वो क्या बताएंगे, वो उसके हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे जो वो लोन पेयर है, ठीक है। अगर वो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस के अंदर तो वो क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड है तो उसमें रेजोनेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपने ये एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जांपल है, अपनी जो प्रीवियस बात किया, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। अब देखिए, लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, मींस कंजुगेशन हो सकता है इसमें, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर लोन पेयर, यानी कि टोटल रेजोनेंस है इसमें, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर गया रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर। तो जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है उसे क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड, मतलब वो अपना जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करेगा, ठीक है। तो पोजीशन जब बार बार चेंज करेगा तो वो डीलोकलाइज्ड है। और एक लोन पेयर अपने पास बचा है, वो क्या है, लोकलाइज्ड है। क्यों, क्योंकि अब ये तो फ्री रह गया ना यहाँ पे, तो ये लोकलाइज हो गया। अब ये संकरण में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे संकरण देखना हो ऑक्सीजन का तो अपने क्या देखेंगे, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है वो तो डबल बॉन्ड बनते जाएंगे, डबल बॉन्ड को कभी भी संकरण में शो नहीं करते। सिंगल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर, कितने हो गए, तीन को अपने क्या शो करते हैं, sp2 से, हो गया क्लियर। अब पिरिडीन की संरचना में देख लेते हैं, इसे बोलते हैं पिरिडीन की संरचना में क्या है, ये लोन पेयर है। अब ये देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस शो करेगा, बट ये लोन पेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, एक स्थान पर स्थिर रह गया। अब ये लोकलाइज्ड है तो अपने क्या करेगा, संकरण में पार्टिसिपेट करेगा। तो संकरण क्या हो गया, 1 2 and 3 for sp2, क्लियर, ओके। नेक्स्ट
अपने बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर अपने को क्वेश्चन में 4 से 5 स्ट्रक्चर दिए हैं और अपने को ऑप्शन में बोला है इनको इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यहाँ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस हिसाब के क्वेश्चन को अपने कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो अपने को देखना है, ठीक है। पहला आता है नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर होती है उसका पोलर स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी। कैसे? अब देखिए, ये नॉन पोलर है, कोई भी पोल अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2 पोल हैं इसमें। अब मान लीजिए इधर से कोई नेगेटिव चार्ज गुजर रहा है, मानना है अपने को, जस्ट मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉय है और ये क्या है, गर्ल, ठीक है। जनरल वे में आपको बता देता हूं मैं। अब यहाँ कोई नहीं खड़ा, ठीक है, यहाँ से लड़की गुजर रही है तो उसका जो ध्यान है भटकेगा नहीं, इसका ध्यान भटकेगा नहीं इसके ऊपर। मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, और इधर से कोई सुंदर कन्या जा रही है, भैया एक बार तो मुड़ के देखेगा जरूर, ठीक है। तो ये तो डेविएट हो गया ना, तो ये डेविएट हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं रही उसी परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज्ड वे है। अब हमें तो यही बताना है नॉन पोलर की ज्यादा होती है स्टेबिलिटी पोलर से, ठीक है। तो नॉन पोलर है तो क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा अपने बात करें जो ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है जिस स्ट्रक्चर में और जिसमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा, तो किसकी ज्यादा होगी, जिसकी में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखिए इसमें ये एग्जांपल है CH3OCH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा, 2, 1 और 2, और ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे H2। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो 2 and 2 4 and 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इसके पास 2 2 4 2 6 and 2 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 है, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए H एंड ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होती है, 2 2 2 एंड 2 2 into 4 8, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर में जब आपने देखेंगे तब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैसे, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, ओके, सारी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कौन सी, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट किस में कंप्लीट हो रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। थर्ड में देखेंगे जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एटम शो करेगा उसके ऊपर आना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या ऊपर आना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है किसी स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। इन दोनों स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हमने, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करने वाला एटम है, ठीक है। तो नेगेटिव किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड वाले की, ओके। तो इस हिसाब से ये 3 रूल हैं, इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर वाले। ये आ गई एक टेबल, इस टेबल के थ्रू अपने समझेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट में +m वाले, या जिसे +r भी शो कर देते हैं, -m यानी कि -r जो शो करने वाले कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आई इफेक्ट के अंदर, इसी प्रकार की टेबल बनाई थी जिसमें आपने बताया था नेगेटिव आई कौन शो करते हैं और पॉजिटिव आई
कौन शो करते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, वो बेसिक है, वो आपको देखना जरूरी है, तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए और आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर प्लस एम किसे बोलेंगे? प्लस एम वो होगा जो भी कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, डेंसिटी को इंक्रीज कैसे करेगा? मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा वहां पे, मीन्स अपने वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा, और ये डेंसिटी को कम करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह शो करेगा। जो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो जैसे ये और ये, ठीक है, तो ये सारे क्या शो करेंगे? प्लस एम शो करेंगे। और ये जो CH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो नेगेटिव आई शो कर नेगेटिव एम शो करेंगे। जिन कंपाउंड्स के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सेंटर एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? ये प्लस एम शो करेंगे। और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि जिनका ऑर्बिटल ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या शो करेंगे? माइनस एम। अब इसके ऊपर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो अपने को याद ही होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट के लिए भी हमने पढ़ा था, माइनस आई इफेक्ट के लिए पढ़ा था। अब हम प्लस एम और माइनस एम ग्रुप के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नेगेटिव कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, और उसके बाद लोन पेयर वाले, वो प्लस एम शो करेंगे। उसके बाद 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये तीनों एमीन शो करेंगे। उसके बाद OH, OR यानी कि अल्कोहल ग्रुप, ईथर ग्रुप है, ठीक है, एमाइड ग्रुप है, ये जो शो करेंगे। फिर हेलोजन ग्रुप्स है, शो करेंगे। हम देखेंगे आगे चल के जो हेलोजन्स हैं, जनरल केस में रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट की बदौलत। बट क्या होता है, जो हेलोजन के केस में अपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को मोर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, नेगेटिव ग्रुप के लिए ये क्रम है, तो अपने को याद होना चाहिए ये क्रम। कीप इन माइंड, आपको याद रखना है। कोई भी कंपटीशन बेस एग्जाम है, जनरल नीट में, जेई में, एम्स में, नीट का एग्जाम क्या है? एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी और टाइम स्पीड, तीनों पे डिपेंड करता है। अगर आपका टाइम स्पीड अच्छा है, क्वेश्चन टिक लगाने की एबिलिटी अच्छी है, आपको स्किल पावर ज्यादा है, आपको वो याद रखने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा है, तो आप इजी वे में, आपको अगर शॉर्ट, देखिए अपने बात कर रहे थे नेगेटिव आई जो इफेक्ट है उसकी अपने रेजोनेंस इफेक्ट से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जो भी हेलोजन ग्रुप्स हैं, उसमें नेगेटिव आई को कंसीडर ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, जनरल केस में रेजोनेंस ज्यादा होता है। आगे अपने पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, वो मेरी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुनाद प्रभाव ओनली ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही लागू होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मेटा स्थिति पर है कोई भी ग्रुप तो वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे ये देखिए बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर COOH एसिटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है और NO2 जुड़ा हुआ है। इसमें मेटा स्थिति पर है, इसमें पैरा स्थिति पर है, और इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। अब हम देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव एम। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? ये नेगेटिव एम और नेगेटिव आई दोनों शो कर रहे हैं, अपने मान के चल रहे हैं। मेटा स्थिति पर रेजोनेंस होता नहीं तो इसलिए नेगेटिव आई शो करेगा। अब ये नेगेटिव आई कैसे है, तो ये मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको पता लगेगा कि नेगेटिव आई कौन शो करते हैं और पॉजिटिव आई कौन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पैरा स्थिति पर आ गया। पैरा स्थिति पर तो रेजोनेंस होता है, नेगेटिव आई और नेगेटिव
M हो गया, और यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इसे अपने ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखते हैं जो प्लस माइनस M होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब अपने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस अब यहाँ से अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचे, कोई ग्रुप यहाँ खींचने वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के पास कमी आएगी तो ये OH के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है अपनी कमी को पूरा करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा एज H+ फॉर्म, तो एसिडिक नेचर हो गया। अब जितना ज्यादा इसका प्रभाव होगा या जितना नजदीक ये जुड़ा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक सबसे ज्यादा तो ये। उसके बाद रेजोनेंस को ज्यादा तवज्जो देनी है तो ये थर्ड पोजीशन यहाँ आ गई, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मेटा वाली बाद में रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि इसमें ओनली आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। हेलोजन के केस में ही अपने को आई इफेक्ट जनरली देखना है, ठीक है, तो सेकंड ये आ गया, और फाइनल में तो कुछ है ही नहीं था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके कारण होगी, कोई इसको प्रेरित ही नहीं करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने हेलोजन को ही लेके चलते हैं। Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव आई शो कर रहे हैं, ठीक है। अपने को कंसीडर नेगेटिव आई ही शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव, अपने आई इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ में अपने पढ़ा था जो नेगेटिव आई वाले हैं वो ज्यादा बढ़ाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो ये नेगेटिव आई पास में भी है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड उसके बाद फोर्थ। इसमें कोई ऑर्थो पैरा वाला नहीं होता, ठीक है। अब अपना दूसरा जो पार्ट है आज का वो है एरोमेटिसिटी। व्हाट इज एरोमेटिसिटी, ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी क्या होता है, अभी कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक मीन्स जो भी जिसमें गंध होती है, कोई स्मेल, पर्टिकुलर स्मेल दे रहा है, जैसे बेंजीन की पर्टिकुलर स्मेल होती है, या अपने कोई भी परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें एरोमा वर्ड से लिया गया है एरोमेटिक, ठीक है। तो अपने देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो एरोमेटिकता शो करते हैं, ठीक है। सारे कंपाउंड शो नहीं करते, अपने को देखना है किस कौन कौन से कंडीशन वो होते हैं जिसमें एरोमेटिसिटी शो होती है। सबसे पहले जो साइक्लिक अपने पास होना चाहिए, साइक्लिक है या प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मीन्स उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। sp3 होते ही तो उसका प्लेन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को sp और sp2 वाले चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ईच कार्बन कंपाउंड या एटम हैव sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये अपने बात कर ली। और ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। व्हाट इज हक्कल रूल, हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ जो n है वो n क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, ठीक है। और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, फिर वही रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो एरोमेटिसिटी शो करेंगी। अब ये देख लीजिए बेंजीन का अपने एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें n की वैल्यू क्या है, एक ही रिंग है तो अपने n की वैल्यू 1 लेंगे। जब यहाँ 1 लेके सॉल्व करेंगे 4+2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो डीलोकलाइज है या नहीं, अब ये देख लीजिए अल्टरनेट में है, 1 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट में है तो रेजोनेंस शो होगा। हाईली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है। अब अपने देखते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज है, जैसे बेंजेनॉइड है और नॉन बेंजेनॉइड है। बेंजेनॉइड जिसमें मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और नॉन बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, फिर भी वो शो करेंगे क्या, एरोमेटिसिटी।
जो बेंजीन में है वो अपने पढ़ के हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें रिंग कितनी होगी, 2 रिंग होगी। अगर अपने n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अपने पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, ठीक है। अल्टरनेट में है, कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं तो ऑब्वियस रेजोनेंस है। अब ये देख लीजिए, ये स्पेशल एग्जांपल है। अब इसमें क्या है, क्या इसमें रेजोनेंस है? देखिए हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव। तो ये क्या है, कंजुगेशन के अंदर है, कंजुगेशन के अंदर है तो रेजोनेंस होगा। अब अपने देखते हैं साइकिल की संरचना कितनी है, 1 है तो 1 पुट करेंगे, ओह सॉरी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है ना। अगर वो सारे के सारे बॉन्ड हो तो अपने शो कर सकते हैं 4n+2 पाई। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स एरोमेटिक है। इस स्ट्रक्चर में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पाई बॉन्ड सिंगल एंड पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिंगल एंड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेनाइल डाई कैटायन, इसका नाम एरोमेटिक है। अब ये एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल क्लैरिफाई कर देते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अब आपको ये देखने से कैसा लग रहा है, जनरलाइज वे में अपने को सीधा ही टिक नहीं करना है, अपने को उसके बारे में सोचना है, और सोचना भी बिल्कुल टाइम कंजम्पशन नहीं होना चाहिए उसमें। अब ये देखिए, ये जो कार्बन दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट कंडीशन क्या कहती है, sp या sp2 होना चाहिए। तो sp3 होते ही अपने को कहना होगा ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा है ये। और ये इस कंपाउंड में देख लेते हैं, अगर अपने यहाँ पे पॉजिटिव आई तो ये कॉन्जुगेशन बन रहा है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा फिर पॉजिटिव, तो ये कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है तो एरोमेटिक है। अब आते हैं एंटी एरोमेटिक। व्हाट इज एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं उन्हें देख लेते हैं। एक तो उसमें क्या है, साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए, वही सेम कंडीशन है। ईच कार्बन एटम हैव sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन दोनों सेम है, बट यहाँ चेंज आ जाता है। उसमें था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इस कंडीशन को शो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? अगर अपने को 3 या 4 स्ट्रक्चर दी हो तो अपने को कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए आप स्टेबिलिटी के, तो हमें क्या देखना होगा, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होता है, जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। नॉन एरोमेटिक उससे कम और एंटी एरोमेटिक उससे भी कम होती है। अब हम एक नीट का सबसे ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये नीट में अक्सर पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये काफी कंफ्यूजिंग है, काफी बच्चों का ये गलत होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे देखने से ऐसे लग रहा है कि ये कंजुगेशन में है, ठीक है, कंजुगेशन में है, ठीक है, बट इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते, ये करते हैं रूल फॉलो एंटी एरोमेटिक वाला, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर शो कर रहा है इस तरीके के तो अपने को क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। बट ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए टब शेप में चला जाता है। टब शेप में जाते ही नॉन प्लेनर हो गया और नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लेन से थोड़ा बाहर हो गया, ठीक है। प्लेन के बाहर जाते ही नॉन एरोमेटिक हो गया। अब आपने देखा है एंटी एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है, एंटी एरोमेटिक
की स्टेबिलिटी कम होती है नॉन एरोमेटिक से, तो ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना कि इसकी। अगर अपने को एग्जांपल दिया भी है, अगर एग्जांपल में ये, तो अपने को इसके अकॉर्डिंग क्रम लगाना है ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये देख लीजिए, ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। इसमें एक sp कार्बन आ गया है, यहाँ पे sp3 कार्बन, सॉरी sp3 कार्बन आ गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि प्लेन से बाहर चला गया। इस एग्जांपल में देख लीजिए, इसमें भी एक sp3 आ गया, एक sp3 आते ही यहाँ पे नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ये भी प्लेन से बाहर चला गया। अब इस कंडीशन में देख लीजिए लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये कंजुगेशन में है सिस्टम। ठीक है, कंजुगेशन में ये भी है, रेजोनेंस ये भी शो कर रहे हैं, बट ये नॉन एरोमेटिक है। हाफ रेजोनेंस शो करेंगे, ये यहाँ तक रेजोनेंस शो करेंगे, इस वे से आएंगे और इस वे से शो करेंगे, बट यहाँ कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, इतना ही था मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आपको क्या कुछ याद होना चाहिए, एक एरोमेटिसिटी की कौन कौन सी कंडीशन है, +m -m कौन शो करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड है, उसकी एसिडिक नेचर बेसिक नेचर आप जानते हैं। एसिडिक अगर वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो एसिडिक ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे हैं तो वो बेसिक ज्यादा होगा। और आपको तीसरी चीज याद होनी चाहिए, उसकी कौन सी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या है। तो इस 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर बनते हैं। जनरली ये केमिस्ट्री में आपको एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे अरेंज करने वाले ऑर्डर से। तो आपको अगर कंसेप्ट पता है, सारी चीजें आपके दिमाग में है, तो आप क्वेश्चन को इजीली हिट कर सकते हो, वरना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको मेरी बताए हुए सारे कर्म याद होने चाहिए, नियम याद होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन हिट कर जाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने बेसिक टर्म्स देखेंगे, कुछ क्या कुछ करना होता है, फिर उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके तक लेके आऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ओके।